नमस्कार। केजीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं। केजीएस ने एक नया बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है योग्यता फाउंडेशन और इस बैच में हम यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी विषय को पढ़ेंगे। इसके साथ इसमें जो फर्स्ट पेपर है उसको भी शामिल किया गया है। यूजीसी नेट का जो सोशियोलॉजी विषय है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसमें जो फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर को भी इसमें शामिल किया गया है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इस बैच की यानी जो दिसंबर के लिए बैच प्रारंभ हो रहा है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के लिए, इसकी फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 1499 रुपए रखी गई है। इसमें फर्स्ट पेपर को भी शामिल किया गया है और फर्स्ट पेपर जो है वो पूजा मैम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, आशुतोष सर आपको कम्युनिकेशन बताएंगे, जबकि दीपांकर सर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के बारे में बताएंगे और डेटा इंटरप्रिटेशन की बात दीपांकर सर करेंगे। ध्रुवे सर लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे या आपको पढ़ाएंगे, जबकि आशुतोष सर आईसीटी के पक्ष को देखेंगे फर्स्ट पेपर में और मिश्रा सर एनवायरमेंट की बात करेंगे, नवनीत सर हायर एजुकेशन की बात करेंगे। इसके साथ इस बैच की जो और महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ पर जो की फीचर्स हैं बैच के, उसमें हम देखेंगे कि लाइव और रिकॉर्डेड क्लास होगी आपकी। इसके साथ जो स्क्रीन पर पीपीटी आपको पढ़ाई जाएगी या जो स्क्रीन पर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो आपको मिलेगा और साथ ही प्रिंटेड नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर 10 साल के जो पिछले प्रश्न पत्र हैं उन पर हम लोग बहुत सूक्ष्मता, समग्रता और गहनता से बात करेंगे। साथ में हफ्ते में एक टेस्ट रखा जाएगा और जितने भी आपके डाउट है उनके लिए एक अलग से सेशन प्रारंभ इसमें शामिल है या डाउट के लिए एक सेशन को भी इसमें शामिल किया गया। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो है इस बैच की जो विशेषता है वो क्या है कि बैच 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। इसमें हम लगभग 500 से अधिक घंटे में आपको पूरा कोर्स कराएंगे, जिसमें सोशियोलॉजी के साथ साथ आपका फर्स्ट पेपर भी शामिल है। जो क्लास का जो रनिंग टाइम है, क्लास मंडे टू फ्राइडे चलेगी। सैटरडे को आपको जो भी पढ़ाया गया है उसका टेस्ट लिया जाएगा। सारे पक्षों पर जो पढ़ाया है उसकी सभी पक्षों पर हम लोग बात करेंगे। अगर आप इस योग्यता फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस क्यूआर पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और केजीएस की टीम के साथ जुड़ सकते हैं। समाज शास्त्र के जितने भी पक्ष हैं उन पक्षों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सोशियोलॉजी यूजीसी नेट में जो जितनी भी अपनी 10 यूनिट हैं उन 10 यूनिटों पर हम लोग बहुत ही गहनता, समग्रता और सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करेंगे। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी महत्वपूर्ण यूनिटें हैं उन पर हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे और जितनी भी हमारी शेष यूनिटें हैं हम सबको अपने बैच में, अभी बैच प्रारंभ हो चुका है उसमें हम पढ़ा ही रहे हैं और अगर आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस बैच से जरूर जुड़ें। धन्यवाद। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट के समाजशास्त्र के सिलेबस पर। जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है इसके सारे पक्षों को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र के सिलेबस पर चर्चा करने से पहले आवश्यक है कि हम लोग ये देख लें कि समाज शास्त्र का ये सिलेबस बन किस पर्सपेक्टिव से रहा है, सिलेबस को बनाने वालों की विचारधारा क्या रही है, उन्होंने इस सिलेबस को ऐसे फ्रेम क्यों किया। तो कोई भी जब विषय होता है तो उस विषय को जब प्रारंभ किया जाता है तो देखते हैं कि इस पर जो किसी विषय के विचारक हैं उनका विचार क्या है, इस समाज या इस विषय को पढ़ने की हमारी पद्धति क्या है और इस विषय की विषय वस्तु क्या है। तो ऐसे ही जब हम समाज शास्त्र में, चूंकि जो समाज शास्त्र है, सोशियोलॉजी है, इसमें हम अध्ययन किसका करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, सोसाइटी का अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं। तो इस समाज से संबंधित जब हम चीजें देखते हैं तो इस समाज के बारे में विचारक क्या कह रहे हैं, तो हम विचारकों की चर्चा करते हैं और विचारकों की जब हम चर्चा करते हैं तो इस सिलेबस के यूनिट नंबर 1, इस सिलेबस का यूनिट 1 यानी इकाई 1 में हमें विचारकों से संबंधित सारी चीजें पढ़नी है। हमारे सिलेबस में 26 विचारक दिए गए हैं। कितने विचारक दिए गए हैं? 26 विचारकों की बात की गई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो देखते हैं कि ये समाज शास्त्र है जो समाज का अध्ययन कर रहा है, इसको पढ़ने की हमारी पद्धति क्या है। तो हम यहां पर मेथोडोलॉजी की बात करते हैं और मेथोडोलॉजी जो है यानी आरएम बोलते हैं हम, रिसर्च मेथोडोलॉजी, यह हमारी इकाई 2 यानी यूनिट 2 में इसकी बात की गई। फिर हर विषय की अपनी एक विषय वस्तु होती है, हर विषय का अपना एक विषय क्षेत्र होता है। तो
तो हम देखते हैं कि जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र की जो बेसिक अवधारणाएं हैं, जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, मूलभूत अवधारणाओं की बात जो की जा रही है, मूलभूत अवधारणाओं की बात की जा रही है, वो की जा रही है आपकी यूनिट नंबर 3 में। अब हम बात करते हैं, एक समाजशास्त्र में परिप्रेक्ष्य चलता है जिसको कहते हैं संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य। तो जो संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य है, इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, ये कहते हैं कि जो समाज है, समाज विभिन्न अंगों से मिलकर बना एक समग्र है, यानी समाज के बहुत अंग हैं, और समाज के इन अंग के रूप में हम देखते हैं कि समाज के अंदर ग्रामीण समाज भी है, शहरी समाज, ग्रामीण एवं शहरी समाज। तो ग्रामीण और जो शहरी समाज है, इससे संबंधित जितनी भी चीजें हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है इकाई यानी यूनिट नंबर 4 में। एक हम समाज के इकाई के रूप में देखते हैं कि समाज की एक प्रमुख इकाई राजनीतिक व्यवस्था है। तो हम राजनीति से संबंधित विचार जो है वो इकाई 5 में पढ़ते हैं, यानी यूनिट नंबर 5 में हम राजनीति से संबंध यानी राजनीतिक विचारों की बात करते हैं। समाज की एक संस्था के रूप में अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था से संबंधित सारे सिद्धांत जो है वो हम यूनिट नंबर 6 में देखते हैं। एक इसी में अगर हम बात करें, समाज का एक वर्तमान में हम देखें तो पर्यावरण भी समाज का ही एक भाग है। तो पर्यावरण यानी पर्यावरण और समाज के बारे में हमें यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। एक होती है कि बेसिक अवधारणा में जब हम समाजशास्त्र को देखते हैं तो समाजशास्त्र की बेसिक अवधारणा में विवाह है, परिवार है और नातेदारी। लेकिन विवाह, परिवार, नातेदारी के जो बदलते स्वरूप हैं, इनको हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 9 में। एक और यूनिट है यूनिट 9, इसमें हम लोग सूचना संचार प्रौद्योगिकी एवं समाज के बारे में देखने, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये पक्ष हम यूनिट नंबर 9 में देखते हैं। और यूनिट नंबर जो 10 है, ये यूनिट नंबर 10 में हमें बताया गया है कि संस्कृति क्या है, संस्कृति के विभिन्न आयाम क्या है। तो इसमें हमने संस्कृति, पर्यटन, धर्म से संबंधित चीजें यूनिट नंबर 10 में शामिल की है। तो इस हिसाब से हमारा सिलेबस 10 यूनिट में बटा हुआ है और इन 10 यूनिट के आधार पर हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। लेकिन इस सिलेबस में जितनी भी यूनिट्स दी गई हैं, उन यूनिट्स में जो महत्वपूर्ण यूनिट है वो स्टार्टिंग की आपकी 4 यूनिट है। जैसे आपकी जो थिंकर्स वाली यूनिट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, थिंकर्स। इसके बाद जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाली यूनिट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जो यूनिट है ये भी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो चौथी यूनिट है रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी वाली, ये भी यूनिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने ये बताया कि अपना जो विषय है वो, अपना जो विषय यानी समाजशास्त्र है, और समाजशास्त्र में खासकर यूजीसी नेट का जो समाजशास्त्र है, इसके अंदर कितनी इकाइयां दी गई हैं, तो हमें 10 इकाइयां पढ़नी है। और इन 10 इकाइयों में क्या क्या पढ़ना है, तो हमने बताया कि 10 इकाइयों में क्या क्या पढ़ना है। और एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं कि कोई भी समाज होता है, उस समाज से संबंधित कुछ विचारक सिद्धांत देते हैं, तो उन सिद्धांतकारों को हम यूनिट नंबर 1 में पढ़ रहे हैं। उस विषय को पढ़ने की पद्धति क्या है, तो वो यूनिट नंबर 2 में है। इसकी बेसिक अवधारणाएं क्या है, तो यूनिट नंबर 3 में है। और ग्रामीण और शहरी समाज के बारे में यूनिट नंबर 4। जैसे एक जीव होता है, जीव भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ एक समग्र होता है, ऐसे ही समाज भी एक जीव की तरह है। समाज के भी विभिन्न अंग है। समाज का एक अंग क्या है, ग्रामीण और शहरी समाज है। दूसरा अंग इसका क्या है, राजनीति, राजनीति भी इसका अंग है, तो हम राजनीतिक अध्ययन इकाई 5 में करते हैं। अर्थव्यवस्था भी समाज का अध्ययन है, तो समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में हम यूनिट नंबर 6 में पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 7 में हम पर्यावरण को पढ़ते हैं, यानी यूनिट नंबर 7 समाज और पर्यावरण के मध्य संबंधों को हम यहां पर देखेंगे। यूनिट नंबर जो 8 है, यूनिट नंबर 8 में हम देखेंगे कि समाज में जो नातेदारी है, विवाह है, परिवार है, उसके जो बदलते स्वरूप हैं, उनको हम यूनिट नंबर 8 में देखेंगे। और यूनिट नंबर 9 में हम आईसीटी के बारे में देखते हैं। यूनिट नंबर 10 में हम संस्कृति के बारे में देखते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस पर कि हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये बात हो रही है समाज शास्त्र के सिलेबस के, सोशियोलॉजी की सिलेबस की। तो जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 में अगर हम देखेंगे तो यूनिट नंबर 1 में दिया गया है शास्त्रीय सिद्धांत यानी सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इस सोशियोलॉजिकल थ्योरी में शामिल किया गया है किसको, इमानुएल दुर्खीम को। इस यूनिट नंबर 1.1 के अंतर्गत हम देखते हैं यानी शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपराएं, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन में हमें इमानुएल दुर्खीम को पढ़ना है।
और हम आपको फिर से बता रहे हैं कि इस हमारे पूरे सिलेबस में 26 सिद्धांतकारों की बात की गई है, लेकिन हम केवल 26 विचारकों को ही नहीं पढ़ेंगे, 26 विचारकों को भी नहीं पढ़ेंगे, हम इससे ज्यादा लगभग 50 से अधिक विचारकों को पढ़ाएंगे आपको। क्योंकि जैसे यहां पर दिया गया है इमाल दुर्खीम, तो केवल हमें इमाल दुर्खीम अकेला थोड़ी ना पढ़ना है। इमाल दुर्खीम किससे प्रभावित थे, इमाल दुर्खीम के विचारों में किसने संशोधन किया, इन सबको पढ़ना पड़ेगा, तब हम इमाल दुर्खीम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे पहला है हमारा पहला सिद्धांतकार है इमाल दुर्खीम। इमाल दुर्खीम, तो ये इमाल दुर्खीम पर किसका प्रभाव था, तो हम देखेंगे अगस्त कॉम्ट का इनके ऊपर प्रभाव था, यानी अगस्त कॉम्ट को पढ़ेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर को भी पढ़ना पड़ेगा हमें, तो हर्बर्ट स्पेंसर को भी पढ़ेंगे। जब अगस्त कॉम्ट को पढ़ोगे तो आप सेंट साइमन को भी पढ़ोगे, तो हमें यहां पर सेंट साइमन को भी पढ़ना पड़ेगा। और फिर हम अगस्त दुर्खीम को पढ़ेंगे, तो दुर्खीम के विचारों में संशोधन किसने किया, तो जेफरी अलेक्जेंडर ने किया। यानी एक सिद्धांतकार लिखा है और एक सिद्धांतकार के आगे 3 हमने यहां पर पढ़े और 2 यहां पर पढ़ेंगे अलेक्जेंडर एंड कोलोमी, अर्थात 5 सिद्धांतकार हम इनके आगे और पीछे के विचारकों को भी शामिल करके पढ़ेंगे। अर्थात एक सिद्धांतकार के साथ हमें लगभग 6 विचारक, 5 विचारक अतिरिक्त पढ़ने पड़ रहे, तब हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहली यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहली यूनिट में इमाल दुर्खीम को पढ़ना है, मैक्स वेबर को पढ़ना है, कार्ल मार्क्स को पढ़ना है। देखो कार्ल मार्क्स बहुत प्रमुख विचारक है। अब कार्ल मार्क्स की बात है, तो जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो कार्ल मार्क्स किससे प्रभावित थे ये भी देखना है, और कार्ल मार्क्स के विचारों में किसने संशोधन किया ये भी देखना है। तो कार्ल मार्क्स पर प्रोदो का प्रभाव था, कार्ल मार्क्स पर हीगल का प्रभाव था। कार्ल मार्क्स के विचारों में संशोधन किसने किया, तो डेहरेनडार्फ है, कोजर है, कॉलिंस है, और इसके बाद अल्थ्यूजर है, हैबरमास है, यानी इनकी एक अपनी परंपरा है। तो जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो इनके आगे वाले विचारक और पीछे वाले विचारक सबको पढ़ना पड़ेगा, तब हम कार्ल मार्क्स को एक संपूर्णता में समझ पाएंगे, कार्ल मार्क्स के जितने भी पर्सपेक्टिव हैं उनको शामिल कर पाएंगे। तो हमारे यूनिट नंबर 1 में क्या है, इमाल दुर्खीम को पढ़ना है, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स इत्यादि को इसमें शामिल करना है, इनके पर विचार भी करना है। आगे देखते हैं हम यूनिट नंबर 1 का ही जो दूसरा पार्ट है, इसमें क्या क्या देखना है। 1.2 है ये संरचनात्मक प्रकारवाद और संरचनावाद के बारे में, यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। तो इसमें हमें मेलिनोस्की के बारे में देखना है। मेलिनोस्की को कहा जाता है ये सांस्कृतिक प्रकारवादी है, ये जैविक प्रकारवादी हैं, ये व्यक्तिवादी प्रकारवादी हैं। मेलिनोस्की ने आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया, द थ्योरी ऑफ बेसिक नीड्स, और 7 प्रकार की आवश्यकताएं बताई, व्युत्पन्न आवश्यकताएं बताई और समन्वयात्मक आवश्यकताएं बताई, जादू, धर्म का इत्यादि के सिद्धांत बताए। तो हम मेलिनोस्की को भी पढ़ेंगे, ठीक है। जब मेलिनोस्की को पढ़ोगे तो आपको टायलर को पढ़ना पड़ेगा, फ्रेजर को पढ़ना पड़ेगा, हम इन सारे विचारकों को इनके साथ देखेंगे। फिर बात आती है रैटक्लिफ ब्राउन। रैटक्लिफ ब्राउन जब संरचना की बात करते हैं तो ये अपनी संरचना में व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं और कहते हैं कि संरचना की इकाई कौन है, व्यक्ति। और ब्राउन की संरचना जो है वो मूर्त है, ब्राउन जो है संरचना को मूर्त मानते हैं, अनुभवजन अध्ययन मानते हैं। टालकट पार्सन्स जो है ये प्रकारवाद है, इनका प्रकारवाद है, संरचनावादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, यानी टालकट पार्सन्स को भी पढ़ना है। आर के मर्टन को पढ़ना है और लेवी स्ट्रास। लेवी स्ट्रास की जो संरचना है, इनकी संरचना की प्रकृति अमूर्त प्रकृति है, यानी ये संरचना के केंद्र में व्यक्ति को नहीं मानते बल्कि व्यक्ति के मस्तिष्क को केंद्र मानते। कहते हैं संरचना मनुष्य के मस्तिष्क में बनती है, संरचना मनुष्य के मस्तिष्क में बिगड़ती है, संरचना की यंत्रशाला तो मनुष्य का मस्तिष्क है, ऐसी बातें करते हैं। और जब लेवी स्ट्रास संरचना की बात करते हैं तो इसमें इसमें स्त्रियों के विनिमय के माध्यम से इसको समझाते हैं, भाषा के माध्यम से इसको समझाते हैं, भाषा है, नातेदारी है, और मिथक के माध्यम से सामाजिक संरचना को समझाने का ये प्रयास करते हैं। खैर यहाँ पर बहुत अपन डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सिलेबस में हम सारी चीजों को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं यूनिट नंबर 1.3 पर। तो जब हम यूनिट नंबर 1.3 पर आते हैं तो ये व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराएं हैं। व्याख्यात्मक और निर्वचनात्मक परंपराओं में मीड को शामिल किया गया है, कार्ल मैनहीम को शामिल किया गया है, अल्फ्रेड स्विट्स फेनोमेनोलॉजी वाले हैं, ये कहते हैं स्टॉक ऑफ नॉलेज क्या है, स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, पैरामाउंट रियलिटी की बात करते हैं, जीएच मीड जनरलाइज्ड अदर, स्पेसिफिक अदर, आई एंड मी की बात करते हैं, कार्ल मैनहीम ज्ञान के समाजशास्त्र की बात करते हैं, यूटोपिया एंड आइडियोलॉजी की बात करते हैं, हेराल्ड गारफिंकल ने एथनोमेथोडोलॉजी की बात की है, निर्जातीय पद्धति शास्त्र की बात की है, इरविन गॉफ
प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ की बात कर रहे हैं। ये कौन? इरविन गॉफमैन। और क्लिफोर्ड गिब्स, ये जनजातियों के बीच जाकर अध्ययन करते हैं, एथनोग्राफिक अध्ययन के लिए ये जाने जाते हैं। तो ये हमें ये सारे विचारक इसमें शामिल करना है, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आगे जो हमारा है यूनिट नंबर 1 का ही है और इसका नाम है उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद और उत्तर उपनिवेशवाद। तो उत्तर उपनिवेशवाद में हम एडवर्ड सईद को शामिल करते हैं। उत्तर उपनिवेशवाद में किसको? एडवर्ड सईद को शामिल करते हैं। इसमें पियरे बोर्दियो को भी शामिल करते हैं, मिशेल फूको और हैबरमास इत्यादि सिद्धांतकारों को इसमें हम शामिल करते हैं। इसके बाद जो बात होती है वो होती है भारतीय विचारकों की, और भारतीय विचारकों में इसमें एंथनी गिडेंस और मैनुअल कैसल्स भी हैं, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में। अब हम बात करें अगर भारतीय सिद्धांतकारों की, तो भारतीय सिद्धांतकारों में हमें गांधी को पढ़ना है, अंबेडकर को पढ़ना है, राधा कमल मुखर्जी मूल्यों के समाजशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, जीएस घुरिये भारत में समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं, एमएन श्रीनिवास संस्कृतिकरण की परिभाषा, स्प्रेड वोट बैंक इत्यादि की इस सिद्धांतों से जानते जाते हैं। और इरावती कार्वे और जीएस घुरिये इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से संबंधित हैं और इन्होंने फील्ड व्यूज यानी संरचनात्मक प्रकारवादी। जब आप श्रीनिवास को पढ़ोगे तो आपको एससी दुबे को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें भारतीय अगर हम सिद्धांतकारों की बात करें तो इसमें एम के गांधी को पढ़ना है, बी आर अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी, जीएस घुरिये, एम एन श्रीनिवास और इरावती कार्वे इसमें हम शामिल करते हैं। चलो भाई अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये यूनिट नंबर 2 है और यूनिट नंबर 2 में हम शामिल करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी को। और रिसर्च मेथोडोलॉजी के रूप में हम देखते हैं कि यहां पर सामाजिक यथार्थ की अवधारणा यानी कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ऑफ सोशल रियलिटी की बात कर रहे हैं। इसमें विज्ञान का दर्शन क्या है, तो हम यहां पर थोड़ा सा विज्ञान के दर्शन के बारे में बता दें कि विज्ञान के बारे में कहा जाता है, विज्ञान के दर्शन के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान फिलॉसफी के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। विज्ञान के पैर दर्शन है, क्योंकि दर्शन क्या करता है? हमें प्रश्न पैदा करने की जिज्ञासा बनाता है, यानी हम चीजों को नए तरीके से सोचने की क्षमता फिलॉसफी तय करता है, यानी दर्शन शास्त्र बनाता है। तो दर्शन शास्त्र और विज्ञान का गहरा संबंध है, यानी दर्शन शास्त्र विज्ञान के क्या है? पैर है। खैर आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञानों की विधि यानी साइंटिफिक मेथड्स की बात हो रही है और इपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा। अब ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है कि कोई भी विषय है, कोई भी शास्त्र है, उसका उद्भव कहां से हो रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, और उसके किसी भी विषय के उद्भव, प्रकृति और उसके अन्य पक्षों को हम इसमें देखते हैं कि वो विषय आ कहां से रहा है, उस विषय का स्वरूप क्या है, उस विषय की प्रकृति क्या है। अगर हम समाजशास्त्र में इपिस्टेमोलॉजी की बात करें या सोशल साइंस में इपिस्टेमोलॉजी की बात करें, तो समाजशास्त्र में जब हम इपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में जो ज्ञान का स्रोत है वो क्या है? संरचनात्मक प्रकारवाद है। समाजशास्त्र में जो ज्ञान का स्रोत है वो मार्क्सवाद है। समाजशास्त्र में ज्ञान का जो स्रोत है वो फिनोमेनोलॉजी है, एथनोमेथोडोलॉजी है, ड्रामेटोलॉजी है, एक्सचेंज थ्योरी है। ये सारे सिद्धांत कहीं ना कहीं हमें समाजशास्त्र में ज्ञान मीमांसा को बता रहे हैं। आगे हम देखते हैं व्याख्यात्मक परंपराएं, हर्मेनेटिक्स ट्रेडिशन। ये रिसर्च का थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है रिसर्च का। जब हम व्याख्यात्मक परंपराओं की बात करते हैं तो व्याख्यात्मक परंपराओं से तात्पर्य है, हर्मेनेटिक्स ट्रेडिशन से तात्पर्य है कि पहले की जो धार्मिक ग्रंथ होते थे, इन धार्मिक ग्रंथों को समझाने के लिए एक किसी बिचौलिए की आवश्यकता पड़ती थी और ये धार्मिक ग्रंथों के संदर्भ में व्याख्यात्मक परंपराओं का प्रयोग करते थे। लेकिन आज के दौर में व्याख्यात्मक परंपराओं का, हर्मेनेटिक्स ट्रेडिशन का प्रयोग हम सोशल साइंस में कर रहे हैं और विज्ञानों में भी कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता और परावर्तकता की बात गोल्डनर ने करी। गोल्डनर परावर्तकता की बात करते हैं और वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी, आप तो जानते हो किसी भी चीज को उसके वास्तविक स्वरूप में जानना। जब आप किसी भी वस्तु के उसके वास्तविक स्वरूप में को जानना चाहते हो तो आपको अपनी सब्जेक्टिविटी, आपके स्वयं के विचारों से पृथक होना पड़ेगा और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना पड़ेगा। गोल्डनर परावर्तकता के लिए कहते हैं कि परावर्तकता जो है, परावर्तकता में ये गोल्डनर बताते हैं कि ज्ञान और ज्ञाता यानी जो ज्ञान दे रहा है, इन दोनों के बीच अंतर होना चाहिए। इनके बीच कोई अंतर नहीं होता। क्यों अंतर नहीं होता? क्योंकि जो ज्ञाता का ज्ञान है वो ज्ञान उसके ही मनोमस्तिष्क से आता है, उसकी ही परिस्थितियों से आता है। अर्थात ज्ञाता और ज्ञान में विभेद करना बड़ी समस्या की बात है।
लेकिन अगर आप वास्तविक ज्ञान को जानना चाहते हो तो आपको इन दोनों के मध्य अंतर करना पड़ेगा। ये अपने परावर्तकता के सिद्धांत बात। अब ये परावर्तकता की अगर हम बात करें तो इससे जुड़े कौन है? एंथनी गिडेंस भी रिफ्लेक्सिव एक्शन की बात करते हैं, पियर बोर्डियू भी रिफ्लेक्सिव एक्शन की बात करते हैं, और भी सिद्धांत एक जगह टालकट पार्सन्स ने भी इसकी बात की है। खैर अब यहां पर ज्यादा अपन लोग इसमें नहीं उलझेंगे और अब आगे चलते हैं। ये यहां पर लिखा गया है आचार शास्त्र और राजनीति। अब ये टॉपिक पता नहीं इस रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्यों डाल दिया है, लेकिन अगर लिखा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। इसी यूनिट में जब हम दूसरी यूनिट पढ़ते हैं तो दूसरी यूनिट में ये एक टॉपिक आता है और इसका नाम है रिसर्च अभिकल्प। रिसर्च अभिकल्प का मतलब होता है रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन में हमें सामाजिक विज्ञान के जो शोध हैं, इन शोध की अध्ययन करना है कि सामाजिक शोध क्या होते हैं, ठीक है, डेटा क्या है, आंकड़े क्या है और डॉक्यूमेंट्स क्या है। इसके बाद इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति पर बात करना है, तथ्य यानी फैक्ट पर बात करना है, संबोधन यानी अवधारणा पर बात करना है, सिद्धांत यानी थ्योरी पर बात करना है, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन एंड उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, इन सब पर बात करना है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं। जब आपको यूनिट नंबर 2 पढ़ाएंगे तो इन पर अपन लोग बेहतरीन और गहराई के साथ चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर 2.3 है, ये 2.3 परिमाणात्मक और गुणात्मक विधियों की बात करते हैं। तो परिमाणात्मक और गुणात्मक विधियों में हमें किस किस को देखना है? हमें इसमें एथनोग्राफी यानी निर्जातीय वर्णन को देखना है। अब एथनोग्राफी क्या है कि जब मैंने पीएचडी किया है तो इसी पद्धति को प्रयोग किया है। तो जो निर्जातीय अध्ययन पद्धति होती है, इसमें हम किसी भी जनजातीय समूह का, किसी भी एथनिक ग्रुप का, उनकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनकी जो साहित्य है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो परंपराएं हैं, मूल्य हैं, इन सबको देखते हैं। तो एक मध्य प्रदेश में एक सहरिया ट्राइब्स पाई जाती है, उस सहरिया ट्राइब्स का मैंने एथनोग्राफिक अध्ययन किया। अब सामाजिक सर्वेक्षण, सोशल सर्वे की बात हो रही है, हिस्टोरिकल मेथड्स की बात हो रही है और कंपैरेटिव मेथड्स की बात हो रही है। तो कंपैरेटिव मेथड्स को तो समाजशास्त्र में कई सिद्धांतकारों ने यूज किया है। दुर्खीम ने भी कंपैरेटिव मेथड्स का अध्ययन किया है, ठीक है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म के बारे में बताया और कई देशों से आंकड़े भी उन्होंने आत्महत्या में प्रयोग किए थे। मैक्स वेबर ने जब धर्म का अध्ययन किया तो 6 धर्मों का अध्ययन किया था, उसमें भी उन्होंने तुलनात्मक, ठीक है, एससी दुबे ने भी तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। अब यहां पर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2.4 है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमें निदर्शन के बारे में पढ़ना है, सैंपलिंग के बारे में पढ़ना है, क्वेश्चन आयर एंड शेड्यूल यानी प्रश्नावली और अनुसूची के बारे में पढ़ना है, सांख्यिकीय विश्लेषण के बारे में पढ़ना है, अवलोकन क्या है, अवलोकन के प्रकार क्या है, सहभागी अवलोकन क्या होता है, असहभागी अवलोकन क्या है, अर्ध सहभागी अवलोकन क्या है, ये सब एथनोग्राफी के पार्ट है। एथनोग्राफी में भी आप इन्हीं सब विधियों का प्रयोग करें। साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, इंटरव्यू क्या है इनका, और केस स्टडी मेथड, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति क्या है। तो ये सारी अवधारणाएं आपको मैं जब कोर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारी चीजें आपको बिल्कुल सूक्ष्मता, गहनता और समग्रता के साथ आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारी अब एक यूनिट स्टार्ट होती है, एक और रिसर्च मेथोडोलॉजी में बच जाते हैं कि भाई निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ना है, आंकड़ा विश्लेषण और रिपोर्ट राइटिंग। तो ये सारी चीजें भी हम उसमें देखेंगे। अब अगली यूनिट आती है यूनिट नंबर 3, और जो यूनिट नंबर 3 है ये बेसिक अवधारणाओं से संबंधित है। इसमें हमें क्या पढ़ना है? सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ना है, संस्कृति के बारे में पढ़ना है, नेटवर्क यानी जाल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे परिस्थिति, भूमिका, रोल एंड स्टेटस, आइडेंटिटी, पहचान, समुदाय यानी कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है, प्रवासी यानी डायस्पोरा, वैल्यू क्या होते हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखना है, पर्सनहुड यानी पड़ोस क्या है, हैबिटस क्या है, एजेंसी क्या है, और अधिकारी तंत्र यानी ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी, इन सारी चीजों को हमें यूनिट 3.1 में देखना है। बेसिक अवधारणा है, ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे टॉपिक हैं, इनको आसानी से पढ़ सकते हैं अपन लोग, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये बेसिक अवधारणाओं में 3.2 है, 3.2 में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें हमें पढ़ना है सामाजिक संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन में विवाह, परिवार, नातेदारी के बारे में बात करनी है, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करनी है, राज्य शासन विधि, धर्म, शिक्षा, कानून और रीति के बारे में बात करनी। सामाजिक इसी 3 में ही हम देखते हैं। तो इस 3 में आता है हमारा सामाजिक स्तरीकरण की बात। तो सामाजिक स्तरीकरण के रूप में हम सामाजिक विभेदीकरण की बात करेंगे, सामाजिक विभेदीकरण की बात करेंगे। और सामाजिक विभेदीकरण क्या होता है?
यानी स्त्री और पुरुष दो विभेद हैं, जैविक संरचना के आधार पर स्त्री और पुरुष अलग अलग, लेकिन अगर हम इनको हायरार्की कहें, इनको हम संस्तरण बनाएं, तो हम कहेंगे कि इस पुरुष अच्छा है स्त्री की अपेक्षा, या स्त्री अच्छी है पुरुष की अपेक्षा। तो ये हायरार्की हुई। विभेद में हम केवल अंतर करते हैं कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हायरार्की में हम देखते हैं कि एक बड़ा है और एक छोटा है, तो वो हायरार्की हो जाती है। असमानता, समाज में क्या इनइक्वालिटी है और समाज में मार्जिनलाइजेशन क्या है, पार्श्वीकरण क्या है, इन सारी चीजों को हम यहां पर देखें। जाति क्या होता है, वर्ग क्या है, लिंग, जेंडर एंड डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता के विषय पर पढ़ना है, रेस, ट्राइब्स एंड एथनिसिटी यानी प्रजाति के बारे में, जनजाति के बारे में, और निर्जातीयता क्या है, इन सारे पक्षों को हमें यहां पर देखना है। यूनिट नंबर 3.4 की अगर हम बात करें, यूनिट नंबर 3.4 में अगर देखें तो यहां पर हमें उद्विकास यानी इवोल्यूशन थ्योरी क्या है, डिफ्यूजन थ्योरी क्या है, मॉडर्नाइजेशन किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, सामाजिक रूपांतरण और वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण ने सामाजिक रूपांतरण को कैसे जन्म दिया है, और सोशल मोबिलिटी, इन सारे पक्षों को यहां पर देखना है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और यहां पर हमें देखना है जो बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, इस यूनिट का नाम है ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, इसमें हमें देखना है जाति क्या है, जनजाति क्या है, और इनकी बस्तियां यानी कास्ट, ट्राइब एंड सेटलमेंट के बारे में हम यहां पर देखें। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें और क्या क्या दिया गया है। इसमें हमें देखना है कृषक सामाजिक संरचना, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर एंड उभरते हुए इमरजेंस वर्ग रिलेशन, यानी क्या अब ग्रामीण सामाजिक संरचना में कौन कौन से नए वर्ग उभरकर सामने आ रहे हैं, भूस्वामित्व के क्या संबंध है और कृषकों के बीच क्या संबंध है, कृषि अर्थव्यवस्था और बी कृषिकरण और प्रवसन यानी माइग्रेशन, डीपीजेंटाइजेशन एंड डिक्लाइन ऑफ द एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था का कैसे ह्रास हो रहा है, गैर कृषिकरण के क्या क्या कारण हैं, और माइग्रेशन किसे कहते हैं, प्रवास क्या कहते हैं, इन सारे पक्षों को देखना है। कृषक असंतोष के बारे में पढ़ना है, खेतीहर आंदोलन। देखो मैं आपको बताऊं, 4 के बाद जितनी भी यूनिट स्टार्ट होगी, लगभग सभी यूनिट में एक लास्ट में पॉइंट मिलेगा कि सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो इन सामाजिक आंदोलनों को यूनिट नंबर 5 के 5.2 में एक जगह मूवमेंट्स दिए गए हैं, सारे मूवमेंट्स, तो हम उन मूवमेंट्स को एक जगह पढ़ लेंगे, लेकिन चर्चा हर टॉपिक में किया करेंगे। तो यहां पर भी हमसे पूछ लिया गया है कि कृषक असंतोष क्या है, खेतीहर आंदोलन क्या होते हैं, बदलते अंतर समुदाय संबंध, यानी समुदाय जो संबंध है समुदाय में वो कैसे बदल रहे हैं, इन सब की यहां पर हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे सिलेबस में और क्या है। अब जब 4.2 आता है तो ये नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित है, और नगरीय समाजशास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, हमें पढ़ना है नगरवाद यानी अर्बनिज्म, नगरीयता, अर्बनिटी एंड अर्बनाइजेशन यानी नगरवाद, नगरीयता और नगरीकरण की चीजों को हम यहां पर देखेंगे। कस्बे क्या है, टाउन किसे कहते हैं, शहर किसे कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं, ये सारे पक्षों को देखना है। इंडस्ट्री क्या है, सर्विस सेक्टर क्या है, व्यवसाय क्या है, ठीक है, बिजनेस क्या है, पड़ोस नेबरहुड्स से आप क्या समझते हैं, स्लम्स बस्ती से आप क्या समझते हैं, निर्जातीय अंतर क्षेत्र, इसको कहते हैं हम लोग एथनिक इनक्लेव्स। एथनिक इनक्लेव्स, एथनिक इनक्लेव्स जो है वो वर्तमान समाज की विशेषता है, जो वर्तमान शहरीकरण हो रहा है, प्लानिंग हो रही है शहरों में, वहां पर हमें एथनिक इनक्लेव्स देखने को मिलते हैं। आप जब शहरों में नई कॉलोनियां बनते हैं तो देखते हैं कि ये राजपूत कॉलोनी है, ये यादव कॉलोनी है, ये फलानी कॉलोनी है, ये ढिकानी, यानी ये एक प्रकार के क्या है, एथनिक इनक्लेव्स है। तो इस पर यहां पर इन सब की बात की गई। गेटेड कम्युनिटी की भी बात कीजिए, आज दरवाजे बंद कॉलोनी बहुत बन रही है समाज में, तो हमें उनके बारे में पढ़ना है। नगरीय आंदोलन, हर यूनिट के बाद में उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया गया है जो आंदोलन से संबंधित है, हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। अभी यूनिट 4 तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब आती है यूनिट नंबर 5, और जब हम यूनिट नंबर 5 में आते हैं तो ये यूनिट नंबर 5 जो है ये संबंधित है राजनीति से, ठीक है, ये संबंध किससे है, राजनीति। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम पढ़ेंगे जनजाति के बारे में, राष्ट्र राज्य के बारे में, और सरहद यानी बाउंड्रीज के बारे में। ब्यूरोक्रेसी यूनिट नंबर 3 में हम लोग पढ़ के आए हैं, इकाई 3, यूनिट नंबर 3 में हम लोग इसको पढ़ के आए हैं, तो हमें ब्यूरोक्रेसी के बारे में वहां भी पढ़ लिया, यहां भी। अभिशासन, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट क्या है, इन सबको देखना है। लोक नीति यानी
पॉलिसी सरकार स्वास्थ्य से संबंधित जो पॉलिसी बना रही है, शिक्षा और जो आजीविका से संबंधित जो पॉलिसी बना रही है, लाइवलीहुड से संबंधित जो पॉलिसी है, हमें इन पर भी बात करना है। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, इसको हम लोग यहां पर सिलेबस में देखें। तृणमूल लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र क्या है, आर्टिकल 40 में क्या है, गांधी जी के विचार इस पे कहते, 73 में संविधान संशोधन क्या है, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, कितने स्तरीय होती है, कहां पर 2 स्तरीय चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हमें यहां पर देखना है। लॉ एंड सोसाइटी क्या है, ये भी लिंग और विकास के बारे में देखना है। भ्रष्टाचार पर बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय विकास जो संगठनों की भूमिका है, इस पर भी हमें देखना है। तो ये सारी चीजें हैं, ये यूनिट नंबर 5 में हम पढ़ेंगे। और अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5.2 पर। 5.2 में क्या क्या दिया गया है देखते हैं। तो 5.2 में दिया गया है सामाजिक आंदोलन और विरोध। हर यूनिट के लास्ट में दे रहे हैं, 5 में उन्होंने एक अलग से ही यूनिट बना दी। हर पॉइंट था हर यूनिट में, अभी आने वाली सारी यूनिटों में एक पॉइंट मिलेगा सामाजिक आंदोलनों। इसमें इन्होंने पूछा है हमसे कि राजनीतिक गुट क्या होते हैं, भाई हम पढ़ लेंगे, बता देंगे इन्हें। राजनीतिक दबाव गुट से आप क्या समझ, प्रेशर ग्रुप क्या है, फैक्शन, पॉलिटिकल फैक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीजें देखना। जाति किसे कहते हैं, निर्जातीयता विचारधारा के आधार पर आंदोलन, ठीक है। तो जाति के आधार पर आंदोलन, निर्जातीयता के आधार पर आंदोलन, विचारधारा के आधार पर आंदोलन, लिंग के आधार पर, दिव्यांगता, धर्म और क्षेत्रीयता के आधार पर जितने भी आंदोलन है उनको हमें यहां पर पढ़ना है। सिविल सोसाइटी क्या है, नागरिकता क्या है, ये सारे पक्षों पर हमें यहां पर बात करेंगे। गैर सरकारी संगठन एनजीओ क्या होते हैं, एक्टिविज्म क्या है, सक्रियतावाद क्या है, लीडरशिप क्या है, नेतृत्व क्या है, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। आरक्षण और राजनीति क्या है, इन सारे पक्षों पर हम अपन लोग यहाँ पर खुलकर बात करेंगे। अब आगे चलते हैं यूनिट नंबर 6, और यूनिट नंबर जो 6 है ये है अर्थव्यवस्था और समाज, यानी इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मैंने कहा समाज विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ एक समग्र है, तो अर्थव्यवस्था भी समाज का एक अंग है, और अर्थव्यवस्था के एक अंग के रूप में हम समाज का प्रभाव देखते हैं। हम यहां पर आपको बताना चाहते हैं समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसको कहते हैं। समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है जैसे समाज में कोई एक नई प्रौद्योगिकी आती है, कंप्यूटर समाज में आया, समाज में मोबाइल आया, समाज में एक वॉशिंग मशीन आई, समाज में कोई भी एक नई टेक्नोलॉजी आ रही, इस टेक्नोलॉजी का समाज पर क्या प्रभाव है, समाज का इस टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव, समाज के एक अंग के रूप में अर्थव्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव है, समाज का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, इनके मध्य संबंधों को ही देखना समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। खैर ये तो चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन यहां पर हमें जो देखना है वो क्या है कि यूनिट नंबर 6 में क्या क्या दिया गया है। तो यूनिट नंबर 6 में हमें विनिमय के बारे में पढ़ना है, गिफ्ट यानी उपहार के बारे में पढ़ना है, एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है, पूंजी यानी कैपिटल के बारे में पढ़ना है, श्रम लेबर के बारे में, और बाजार मार्केट के बारे में पढ़ना है। डिबेट्स ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी हमें यहां पर मोड ऑफ प्रोडक्शन की जितनी भी बहसें हैं उन पर हम यहां पर बात करेंगे। संपत्ति और संपत्ति संबंधों की हम यहां पर बात करेंगे यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर 6 में हम और देखते हैं क्या क्या दिया गया है। यूनिट नंबर 6 में राज्य और बाजार के बारे में बात की जा रही है, राज्य और बाजार के बारे में बात की जा रही है। तो राज्य और बाजार क्या है, इसमें जो कल्याणवादी जो नीतियां हैं, यानी कल्याणवाद, वेलफेयरिज्म से आप क्या समझते हैं, स्टेट वेलफेयरिज्म। नव उदारवाद क्या है, तो न्यू लिबरलिज्म के बारे में हमें देखना है। आर्थिक विकास के मॉडल क्या है, समाजवादी मॉडल क्या है, पूंजीवादी मॉडल क्या है, मिश्रित मॉडल क्या है, ये सब देखना है। गरीबी और अपवर्जन के बारे में देखना है। कारखाना और उद्योग प्रणाली, श्रम संबंधों की बदलती प्रकृति, समाज में जो नए नए औद्योगिक प्रणालियां आ रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, इसने समाज को कैसे बदला है, इन सारी चीजों को देखना है। लिंग और श्रम की प्रक्रिया के बारे में देखना है। रोजगार, कारोबार और परिवार के बारे में देखना है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में देखना है। ई वाणिज्य के बारे में भी देखना है। वैश्विक कारोबार, कॉर्पोरेट के बारे में देखना, पर्यटन और उपभोग, इन सारी चीजों पर हम क्या करेंगे, यहां पर बात करेंगे यूनिट नंबर 6 में। अब आती है यूनिट नंबर 7, और यूनिट नंबर जो 7 है यह है हमारी पर्यावरण और समाज से संबंधित। तो पर्यावरण और समाज से संबंधित जो यूनिट नंबर 7 है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी। सामाजिक यानी सोशियो एंड कल्चरल इकोलॉजी और इसके डाइवर्स फॉर्म, यानी इसके विविध स्वरूप क्या क्या है। तो यहाँ पर रॉबर्ट पार्क को पढ़ेंगे हम, राधा कमल मुखर्जी को पढ़ेंगे, ये सब लोग क्या है सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी के बारे में हमें बताते हैं।
प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, कृषि और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी चेंज, इन सब के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना। देखो टेक्नोलॉजिकल चेंज, एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी की यहाँ पर बात हो रही कि जैव विविधता क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, ये सब। देशीय ज्ञान प्रणाली, इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम, ठीक है, एंड एथनोमेडिसन के बारे में, देशी औषधि के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर इको फेमिनिज्म, लिंग और पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। फॉरेस्ट पॉलिसी यानी वन नीतियां, आदिवासी ट्राइब्स क्या है, अपवर्जन क्या है, अपवर्जन कई प्रकार की, एक्सक्लूजन कई प्रकार की बात हो रही है, वाटर एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, हम ये सारी चीजें यहां पर देखेंगे। पारिस्थितिकी ह्रास के कारण क्या है और उसके प्रवास क्यों हो रहा है, इन सब चीजों को देखें। विकास क्या है, विस्थापन क्या है, पुनर्वास क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। इससे संबंधित एक अधिनियम है LARR, ये 2013 का अधिनियम है। इसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। अर्थात जब सरकार कोई एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाती है, जब सरकार एक बहुउद्देशीय परियोजना बना रही है तो उस परियोजना के फलस्वरूप क्या होता है कि कुछ लोगों को विस्थापित करना होता है, तो उनके सरकार डेवलपमेंट कर रही है तो उनको विस्थापित कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है, और उनको कहां पर फिर से पुनर्वास कर रही है। तो इन सारे पक्षों को अपन लोग इस अधिनियम में देख लेते हैं। खासकर उसी अधिनियम की यहां पर पूछना चाहते हैं कि आप इसको जानते हो कि नहीं जानते। जल यानी वाटर और सामाजिक अपवर्जन, देखो अपवर्जन आया था यहां पर, अपवर्जन किसके, सामाजिक रूप से, सामाजिक कई अपवर्जन हो सकते हैं, कई लोगों को हम समाज से बहिष्कृत करते हैं तो वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। कुछ समुदाय को पानी, जैसे राजस्थान है जो कम्युनिटी है वो वाटर एक्सक्लूजन का शिकार है, उन तक पानी की पहुंच नहीं है, तो इन सबको देखना है। डिजास्टर क्या है, आपदा क्या है, और सामुदायिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, इन सारे पक्षों को हम यहां पर देखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण, जन स्वास्थ्य और दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटी, और जो जन स्वास्थ्य है, जन स्वास्थ्य को यहां पर क्या कहेंगे, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट, पॉल्यूशन इत्यादि की बात करना है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय नीतियां और पर्यावरणीय आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे यूनिट नंबर अगले। तो जो नेक्स्ट यूनिट है वो यूनिट हमारी है 8, और 8वीं यूनिट में क्या क्या दिया गया है, परिवार के बारे में, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हमें थ्योरेटिकल अप्रोच को देखना है, संरचनात्मक प्रकारवाद को पढ़ना है, वैवाहिक बंधन सिद्धांत और संस्कृति के विभिन्न आयामों को देखना है, लिंग संबंध क्या है, शक्ति गतिकी यानी क्या है, पावर डायनामिक्स कहते हैं इसको, ठीक है। इसके साथ विरासत और उत्तराधिकार और प्राधिकार वाली चीजों को सबको देखना है। यहाँ पर लिंग, लैंगिकता और प्रजनन की बात यहाँ पर की गई है। बच्चे क्या है, युवा क्या है, वयस्क क्या है, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। भावना और परिवार, इमोशंस एंड फैमिली को देखना है। परिवार के उभरते स्वरूप, इमरजेंस ऑफ फैमिली फॉर्म्स, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इमरजेंस फॉर्म्स ऑफ फैमिली, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। विवाह की बदलती परिपाटियां, अब विवाह के जो तौर तरीके हैं, जो परिपाटियां हैं, वो किस रूप से बदल रही हैं, उन सबका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखभाल और संपोषण प्रणाली के बदलते स्वरूप, यानी कैसे आप देख रहे हो चीजें बदल रही हैं। पारिवारिक कानून, फैमिली लॉ की बात हो रही है। घरेलू हिंसा और महिला विरुद्ध अपराध, इन सबको देखेंगे। ऑनर किलिंग यानी प्रतिष्ठा हत्या भी हमें यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। चलो अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 9 पर। तो जो यूनिट नंबर 9 है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी समाज का एक पार्ट है। हमें देखना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास, कैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, समय और स्थान की बदलती धारणाएं, इन सबको देखना है। प्रभाव और सीमा क्या है, फ्लो एंड बाउंड्रीज क्या है। वर्चुअल कम्युनिटी क्या है, 1994 में हार्वर्ड रैंडगोल्ड ने एक पुस्तक लिखी वर्चुअल कम्युनिटी, और आज देखते हो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर कहीं ना कहीं हमें वर्चुअल कम्युनिटी देखने को मिल ही जाती है। तो हमें वर्चुअल कम्युनिटी के बारे में मीडिया, मुद्रित मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में देखना, दृश्य और सामाजिक मीडिया के बारे में, ई अभिशासन के बारे में देखना है, सर्वलाइंस सोसाइटी, निगरानी समाज के बारे में, प्रौद्योगिकी एवं उभरती राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में देखना है, राजनीति, डिजिटल डिवाइड और समावेशन, इंक्लूजन के बारे में हमें देखना है। यानी स्टेट पॉलिसी क्या है, डिजिटल विभाजन क्या है। देखो अगर आप डिजिटल विभाजन को समझोगे तो डिजिटल विभाजन हमें कई स्वरूप में देखने को मिलता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में डिजिटल विभाजन का अंतर अधिक है, यानी पुरुषों के पास डिजिटली डिवाइस जो होती है उन तक ज्यादा पहुंच होती है।
शहरी क्षेत्र में गांव की अपेक्षा ज्यादा डिजिटल तक पहुंच है, अमेरिका की भारत के अपेक्षा डिजिटल तक पहुंच है। तो जब हम इनमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि पुरुष और महिलाओं में डिजिटल विभाजन है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में डिजिटल विभाजन है, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में डिजिटल विभाजन है। और हम यहां पर यह भी देखते हैं डिजिटल विभाजन को कि जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो अमेरिका और भारत में भी डिजिटल विभाजन है। ठीक है, जापान में कुछ अलग तरीके, लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, अपने यहाँ कम यूज करते हैं। तो डिजिटल विभाजन के कई स्वरूप हमें यहाँ पर देखने, प्रौद्योगिकी एवं बदलते पारिवारिक संबंध। भाई टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी ने कई प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों को जन्म दिया है। अब हम परिवार के जब रिश्ते देखने जाते हैं तो कई प्रकार के मोबाइल ऐप्स आ रहे हैं, बहुत सी चीजें बदल रही हैं, नए सपोर्ट सिस्टम, नई सपोर्ट सिस्टम आ रहे हैं। प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य की बदलती व्यवस्था, ये ठीक है। खाद्य और प्रौद्योगिकी क्या है, हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं, खाद्य को बहुत लंबे समय तक फिर संस्कृत कर लेते हैं। और साइबर अपराध पे तो मैंने रिसर्च पेपर भी लिखा है, तो यहाँ पर अपन इन सारी चीजों को यूनिट नंबर 9 में पढ़ेंगे। अब बात आती है लास्ट यूनिट, और लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर जो 10 है ये संस्कृति और सांस्कृतिक रूपांतरण से संबंधित है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण यूनिट है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यूनिट अपने सिलेबस की यूनिट 1, 2, 3, 4 और उसके बाद अगर कोई महत्वपूर्ण है तो वो 5वीं यूनिट है। ठीक है, तो ये 5 यूनिट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक पर्यावरण वाली जो यूनिट है उसको भी, यूनिट नंबर 7 को भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यूनिट सारी पढ़ना है, लेकिन कुछ यूनिट पर ज्यादा अधिक बल देना है। तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 10, यहाँ पे 10 भी शामिल करूं, यहाँ पे 10 और 7। ठीक है, मैंने 5वीं लिख दिया था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 7वीं, ये कुछ महत्वपूर्ण यूनिट पढ़ेंगे सब, लेकिन इन पर अधिक बल देंगे क्योंकि पेपर यहां से ज्यादा बनता है। 10वीं यूनिट में हमें संकेत के बारे में पढ़ना है, सिंबल के बारे में पढ़ना है। संकेत क्या होते हैं, प्रतीक क्या होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान क्या है, आस्थाएं क्या है, प्रथाएं क्या है, बदलती भौतिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है, नैतिक अर्थव्यवस्था, शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक स्वरूप को पढ़ना है, धार्मिक संगठनों, धर्मनिष्ठता और आध्यात्मिकता, पिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, धार्मिक अनुष्ठानों का वस्तुकरण, कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजियस, तो इन सब चीजों को देखना है। कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें और क्या है, धार्मिक अनुष्ठानों का वस्तुकरण, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, इसको भी देखेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या है, इन सब चीजों को देखना है। कल्चरल आइडेंटिटी एंड मोबिलाइजेशन के बारे में बात करना है। संस्कृति, राजनीति, लिंग, देह और संस्कृति, कला, सौंदर्य विज्ञान, आचार शास्त्र और नैतिकता, खेल कूद और संस्कृति, तीर्थाटन क्या है और धार्मिक पर्यटन क्या है, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि हमें धर्म आधारित अर्थव्यवस्था पर अध्ययन करना है कि अर्थव्यवस्था धर्म को कैसे प्रभावित करती है, धर्म अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है, संस्कृति और पर्यावरण के मध्य संबंध और नवीन धार्मिक आंदोलनों के बारे में हम यूनिट नंबर 10 में देखेंगे। तो हमने यहाँ पर अपने सिलेबस में जितनी भी यूनिट दी गई हैं उन पर गहनता से चर्चा कर ली है। अब इसके बाद जो क्लास आएगी आपकी, वो बिल्कुल जैसा सिलेबस दिया गया है इसी क्रम में हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो हर एक बिंदु पर हमारे जो पढ़ाने का तरीका होता है, हर एक बिंदु पर, हर एक सिलेबस में दिए गए पॉइंट पर हम लोग उससे संबंधित पूरी पहले थ्योरी पढ़ लेंगे कि विचारकों ने उससे संबंधित क्या क्या चीजें कही हैं, विचारक क्या कह रहे हैं, और उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित आए हुए PYQs और संभावित प्रश्नों को भी साथ में सॉल्व कर लेंगे। तो इससे एक अच्छी तैयारी हो जाती है और एग्जाम में आप एक अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं। आज अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि वहां पर हम आपको सिलेबस का कोई ना कोई टॉपिक जरूर पढ़ाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि साहब सिलेबस में हमें ये समझ में नहीं आया, तो उस पर अपन फिर से चर्चा कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।